ये चलता कैसे है यार, कुछ पता है? हाँ बेटा। ये बैच 1 है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलो ठीक है। हाँ बेटे। है ना? आज नहा के आया हूँ। तुम भी? चलो अच्छा। हाउसफुल है? चलो बढ़िया है। तो देखो यार, आज से चालू करेंगे, जब हाउसफुल है तो पूरी तरह से। अच्छा ये बताओ, अभी तक माहौल जो था, अब सब लोग जल्दी जल्दी बैठ जाओ, फिर चालू करते हैं, ठीक है क्लास को। अभी तक आप लोगों का क्या क्या हो चुका है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा है? अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, इतना पढ़ा चुका हूँ ना। शुरू से ही करूंगा। भाई सब लोग बैठ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बैठो, क्लास स्टार्ट करें। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटे। ये क्या है? अच्छा, डिम्पल नाम है। अच्छा, चलिए। आवाज नहीं आ रही अब? कहाँ से बढ़ाना है? पहुंचेंगे कैसे? हाँ बुला लो। आओ कोई पहुंच जाए, बुला लो। बैठ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। हाँ, देखो यार बच्चों, आप लोगों ने बुलाया तो आ गया। मैं तो आप लोगों का वेट बहुत दिन से कर रहा था, मेरा सिलेबस हमेशा ऑन टाइम रहता है हर जगह, ठीक है। अब मैंने कहा भाई तुम लोग दिसंबर में भी नहीं छोड़ोगे तो हम खत्म कब करेंगे, हमारा नाम का भी सिलेबस है। तो ये हुआ कि दिसंबर में आप लोग, नहीं थोड़ी बढ़ानी है। हाँ, थोड़ी बढ़ा दो, थोड़ी बढ़ा दो। आवाज बढ़ा दो, आवाज। किससे बढ़ती है? हैं? आवाज आ रही है ना, कि और चाहिए? नहीं आ रही है? फट जाएगी, आवाज फट जाएगी। कम करने कह रहे हैं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो कब करेंगे? देखो भाई, मेरे पास एनर्जी बर्बाद करने के लिए नहीं होती है, तो मैं शांत दान तो नहीं कराता हूँ किसी को, अपना काम सिर्फ पढ़ाने से रहता है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे। आवाज आ रही है? हाँ तो बताओ, नहीं आ रही है तो बताओ, तो पढ़ाई जाए। आ रही है ना? कम आ रही है ना, वो कमी आएगी क्योंकि मैं इतना ही बोलता हूँ। अब 20 साल से एक ही आवाज चल रही है, क्वालिटी कैसे रह जाएगी उसमें? घिस गई, घिस गई है वो। क्वालिटी तो तुम्हारी आवाज में रहेगी, भी नई नई आवाज है। यहाँ आवाज घिस गई है पढ़ाते पढ़ाते। चलो अब चालू करते हैं।
एक्चुअल में जब पढ़ाऊंगा ना तो आने लगेगी एनर्जी, वो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा देखो, आप थोड़ा सा बातें करके पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है? अरे भैया प्रभु देख लो। हाँ, तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाई की बातें करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है? मैं मूल कॉन्सेप्ट 2 बार स्टार्ट करके जा चुका हूँ, आज दोबारा मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मैंने इस बार इन लोगों से कहा है कि भाई तुम लोग ऐसा शेड्यूल बनाना कि मुझे रेगुलर रहना पड़े। तो वैसे मैं रेगुलर आया हूँ कि मतलब लगातार पढ़ना रहूंगा, और हर हफ्ते आपकी जैसे 6 की 6 क्लास होंगी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है? शेड्यूल इनका काम है सेलेक्ट करना। मैंने कह दिया है कि मैं आ गया हूँ, आप मुझे सुबह 6 बजे बुलाओ, 8 बजे बुलाओ, बस मेरी लाइन से रखना, क्योंकि वाईटी और ऑनलाइन की क्लासें हैम्पर ना हो, क्योंकि वहां शेड्यूल है। आप चाहे जब बुला लो, मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरा काम है बच्चों के पास रहना। आप 6 बजे बुलाओगे, मैं 6 बजे तैयार होके आ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम तो आ ही जाओगे, तुम्हें तैयार होके आने की कौन सी जरूरत है? तुम तो बिना धोए नहाए भी अच्छे लगते हो, तैयार होने की जरूरत हमें है। मैंने अभी क्या बताया, आवाज घिस गई है, बिल्डिंग पुरानी हो गई है, तो उसको मरम्मत की जरूरत होती है। तुम लोग तो सब अच्छे बच्चे हो, यंग हो, सब लोग ऐसे ही स्मार्ट हो, तुम लोग तो बस उठा करो भागाओ, स्मार्ट ही हो। टीचर को जरूरत है ना? तो ये है, तो जरा देखो, है ना? अरे भाई तुम बगल में मत बैठो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तुम जरा इनकी भावनाओं को तुम समझ लो एक बार, ठीक है ना? है, है? अच्छा, तो इनकी भावनाओं का ध्यान रखो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग दूर बैठो उनसे, बैठ बैठो बैठा लो यार, कहीं बैठा लो। हाँ, तो चलो अब बताते हैं। तो देखो, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा उसमें जल्दी से रहेंगे, एज ए रिवीजन फॉर्म में पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, सब कुछ होगा। मगर ऐसा होगा कि रिवीजन टाइप का, जो जिन्होंने कर रखा है वो अपना सिर्फ बैठ के क्वेश्चन का जवाब देंगे, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो अपना लिखेंगे, मतलब चीजें लिखते भी जाएंगे, ठीक है? पहली क्लास और 2 क्लास है इस बैच में शायद मेरी, तो पहली क्लास में पढ़ाऊंगा और दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा। दूसरी क्लास में शायद ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बार बार मैं 1 क्लास लेके या 2 क्लास लेके ही चला गया हूँ, है ना? कि पहली क्लास ली, पता चला शेड्यूल चेंज हो गया, मेरी क्लास नहीं है, तो मैं वापस चला गया। दूसरी क्लास ली तो पता चला शेड्यूल चेंज हो गया, मेरी क्लास नहीं है, तो मैं वापस चला गया। तो अब तो ऐसा नहीं है, तो मगर पढ़ाऊंगा शुरू से ही, शुरू से इसलिए कि जैसे एक रिदम बना रहा है, बैच पहला क्लास है, अब पहले क्लास में भी पहले टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो अच्छा भी लगना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, आराम से एकदम, और बिल्कुल टेंशन ना लो। यदि कोई टेंशन ले ला, यार दिसंबर है, ठीक है, क्या सिलेबस हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, क्या उतनी प्रैक्टिस हो पाएगी, तो उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ और अपना ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूँ। देखो, मैं बैचों में हमेशा ऑन टाइम रहता हूँ। बैच तो छोड़ो, तुम वाईटी निकाल लो, यूट्यूब, मेरी क्लास यदि 8 बजे लगी है ना, तो मैं 8 बजे ही वहां पर भी मिलता हूँ, वो जबकि फ्री क्लास होती है। पेड में तो एक जिम्मेदारी होती है, फ्री में कैसी जिम्मेदारी? मगर बात जिम्मेदारी की इसलिए है कि टाइम हमेशा सबका कीमती होता है। आप जो टाइम किल कर रहे हो वो सिर्फ अपना किल कर रहे हो, टीचर का कौन किल है? उसको कौन सा डॉक्टर बनना है? तो आप अपने टाइम को सिर्फ 5 महीने सेव करो, उसके बाद मत सेव करना। 5 महीने मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि थोड़ा सा सीरियस होकर अपनी जान लगा दो। उसका रीजन है, आप डेली मेहनत करना चाहते हो, मैं कहता हूं मत करो डेली मेहनत। डेली मेहनत वो लोग करते हैं, उस प्रजाति के लोग करते हैं जिनके पास भगवान ने, ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दिया है, उनका काम होता है डेली मेहनत करना। कह रहा सर मेरे को भी नहीं दिया है, तो उनका काम होता है डेली मेहनत करना। जैसे एक घोड़ा है, बेचारा डेली उठेगा, उसके ऊपर सामान लादा जाएगा, वो जाएगा। मगर आप इंसान की प्रजाति में पाए जाते हो, तो आपको दिमाग दिया गया है कि आप अपने दिमाग का यूज करके कम मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हो। और वो नहीं, उसके लिए सोच दिमाग चाहिए होगा, ध्यान रखना। यस सर के साथ नहीं काम चलेगा, उसका यूज भी करना है, ऐसा थोड़ी है। अब मान लो बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है मगर हम यूज नहीं कर पाते, तो बेटा यूज भी करना है ना? तो दिमाग का यूज करके आप कर सकते हो। अब देखो, एक रास्ता ये है
पहले 1 साल ड्रॉपर हो, फिर 2 साल ड्रॉपर हो, फिर 3 साल ड्रॉपर हो, फिर 4 साल ड्रॉपर हो, फिर सिलेक्शन लो, है ना, या सिलेक्शन ना लो, एक रास्ता ही है। तो यार मेहनत तो कर ही रहे हो, क्लास में आ ही रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर घर में जाके 1 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते ही हो, चर्चा करते ही हो, घर वालों से डांट खाते ही हो। तो कोशिश ये की जाए कि ये सारा काम 5 महीने में निपटा लिया जाए। एक बार देखो, सिर्फ सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है, अंदर कोई मेहनत नहीं है। यदि तुमसे कोई कहता है कि अंदर बहुत मेहनत है, नहीं, फर्जी चीज है। सिर्फ एक बार सिलेक्शन हो जाए, बस खेल खत्म है, डॉक्टर बन जाओगे फिर अपने आप। एक आध बैग भी लग गई तो कोई खराब दिक्कत थोड़ी है। कौन मरीज आके तुमसे ये पूछता है कि बैग वाले डॉक्टर हो क्या? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। तो यदि एक आध बैग भी लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे आप ये जो रिलैक्सपन है ना, वहां यूज करो कि नहीं, वहां हम थोड़ा रिलैक्स रहेंगे यार, ठीक है, हमारे 78% नहीं बनेंगे, 70% बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि 78 की जगह 70% बनते हैं तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो वो सीधा 0 से मल्टीप्लाई वाला गेम है यहाँ, कि यदि अच्छे नंबर ना आए तो सीधा 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, दिक्कत ही कदम। तो मेरा बस कहना है कि 5 महीने अपना बेस्ट दो, सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी, क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी हमारी। आपको बैच के अंदर, क्लास के अंदर ही हर चैप्टर में कम से कम 70 से 100 क्वेश्चन करा दूंगा। आप काउंट कर लीजिएगा जब चैप्टर खत्म हो जाए कि सर ने छोटे बड़े मिला के कितने क्वेश्चन करा दिए। 70 से 100 में क्लास में करा देता हूं। आपको मंजिल का सब्सक्रिप्शन मिला होगा फ्री, आप कोई भी चैप्टर उठा लो, जबकि वो 1 शॉट है, उसमें मैंने 50-50 क्वेश्चन करा रखे एक एक चैप्टर में। आप मंजिल का कोई भी बैच चैप्टर उठा लो और खोलो और सिर्फ क्वेश्चन काउंट करो छोटे से बड़े तक कि सर ने कितने क्वेश्चन कराए। तो 40 से 50 क्वेश्चन तो मैं मंजिल वाले में करा देता हूँ, जिसमें 1 शॉट है, पूरा चैप्टर 5 घंटे 6 घंटे 6.5 घंटे में। तो तुम्हारा तो यार लॉन्ग कोर्स का बैच है, तुम्हारे हर चैप्टर में 70 से 100 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर में। तो क्वेश्चन की टेंशन न लो, 70 से 100 मैं कराऊंगा। इसके बाद आपको करना कहाँ है, प्रैक्टिस। बच्चे भाई क्या करते हैं, कोई बुक पकड़ ली, अब पता चला 2 ही सब टॉपिक या 4 ही सब टॉपिक के 70 क्वेश्चन है। अब वो 70 तक गया, उसका टाइम किल हो गया कि नहीं यार बस बहुत प्रैक्टिस हो गई, या वो फिजिक्स में लग गया या और किसी चीज में लग गया, उसको लगा कि हमने प्रैक्टिस कर ली, 70 से 100 क्वेश्चन कर लिए, मगर इत्तेफाक की बात है कि यार उसके टॉपिक कवर हुए सिर्फ 4 या 5, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस किससे करनी है? क्लास के क्वेश्चन तो हम दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो वो तो प्रैक्टिस हो ही रही है, उसके बाद कहां से करनी है? तो आप जब उस बैच में जाओगे ना मंजिल में, तो मंजिल में एक मिलता है एमपीएस, मंजिल प्रैक्टिस सीट। मंजिल प्रैक्टिस सीट की खास बात क्या है, उसके क्वेश्चन हमने ही सेलेक्ट किए, क्योंकि क्या है उसमें पूरे चैप्टर में 60 से 70 क्वेश्चन दिए गए पूरे चैप्टर के। तो उसको हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किए कि यार यदि हम किसी और को दे देंगे ना, तो वो क्या है 70 क्वेश्चन सेलेक्ट कर देगा, मगर हर टॉपिक का क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, वो नहीं देख पाएगा। तो इसलिए मैंने वो खुद टिक की है, मैंने कहा नहीं वो मैं टिक करूंगा, तुमको दूंगा, फिर उसमें तुम अपना छाटो, मतलब हटा लो। तो मैंने जो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन दिए, उनको इस तरह से सेलेक्ट किया कि हर टॉपिक का 3-4 क्वेश्चन जरूर हो, कोई टॉपिक मिस ना होने पाए। तो जब तुम वो 70 क्वेश्चन लगाओगे या 60 क्वेश्चन लगाओगे या 50 क्वेश्चन लगाओगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में 52 क्वेश्चन दिए, मुझे पूरा याद है एमपीएस में, तो 52 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, मतलब हर सब टॉपिक के उसमें क्वेश्चन है, चाहे वो मैटर हो, चाहे इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, चाहे एटॉमिक वेट हो, चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक है, चाहे कंसंट्रेशन हो, मोल फ्रैक्शन का भी होगा, मोलरिटी का भी होगा, सबका होगा, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हो, सबका क्वेश्चन होगा। तो जब तुम वो 60 क्वेश्चन लगाओगे तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्लास करनी है और फिर एमपीएस की क्वेश्चन करने हैं, मंजिल प्रैक्टिस सीट के। उसके बाद भी यदि किसी के पास टाइम बन जाए तो उसी बैच में एक चलता है आरपीएस, रिवीजन प्रैक्टिस सीट। उसमें क्या करते हैं, हर चैप्टर मंडे से फ्राइडे तक आता है, वो मंडे को भी मिलता है, ट्यूसडे को भी मिलता है, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, 4-5 दिन। उसमें 15-15 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए, 15 क्वेश्चन हर आरपीएस में होते हैं, 1 to 5। यदि किसी के पास टाइम बच जाए तो वो आरपीएस कर ले, 15-15 क्वेश्चन के 5 होंगे तो 60 हो गए, तो 60-60 120 और 100,
220-30 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मान लो आरपीएस ना करने का मन हो तो फिर पीवाईक्यू करना, क्योंकि पीवाईक्यू भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जरूरी होते हैं। तो मैं तो आरपीएस फोर्थ राउंड में कहूंगा कि जिसके पास ज्यादा टाइम हो वो आरपीएस करे, नहीं तो क्या करोगे, बैच के क्वेश्चन, एमपीएस और पीवाईक्यू, और भी 10 साल के। बहुत पुराने पीवाईक्यू में क्या है, पुराना सिलेबस हमारा बहुत सारा डिलीट हुआ है, बहुत सारे सिलेबस के क्वेश्चन अब आते नहीं है, क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया है पूछने का। तो 10 साल वाले जरूर करो। तो आप अभी टारगेट ये लो, बैच के क्वेश्चन वो तो डेली आओगे, करेंगे ही, एमपीएस करो और पीवाईक्यू करो, बस इतना करो अभी। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हम किसी चैप्टर में तो 500 कर रहे हैं, किसी में 0 कर रहे हैं, इससे सब्जेक्ट नहीं बनेगा, नंबर नहीं आएंगे। तो ये कर लो कि हमें मिनिमम इतना करना है, तो मिनिमम है ये और एमपीएस, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद भी किसी के पास टाइम है, वो अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है, फिर आरपीएस, कि हाँ उसके बाद भी टाइम है तो आरपीएस कर लो, रिवीजन प्रैक्टिस सीट कर लो। इतना ही चीज को सर्किल के फॉर्म में हर चैप्टर में करते रहना है। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप करते जाओगे। डाउट क्लास के बाद आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, जब क्लास खत्म हो जाती है सारी तो मैं कहीं ना कहीं जहां भी बैठा जाता होगा वहां मिल जाऊंगा, ठीक है। आप अपने अपने डाउट पूछ लो कि हाँ सर हम ये क्वेश्चन करे थे, इसका आंसर नहीं आ रहा है, या ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये कैसे सॉल्व करते हैं, या कुछ जो भी अपने डाउट हो, तो वो सारी बातें आप मेरे से पूछ सकते हो। मगर आप हमेशा ध्यान रखना कि ताली दोनों हाथ से बजेगी। हमारा काम है अच्छा पढ़ाना, हमारा काम है बेस्ट गाइड करना, मगर यार सिलेक्शन देना तुम्हारा काम है, ये हम लोगों की औकात के बाहर की चीज है, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाले फर्जी मारते रहते हैं कि हाँ हमने 1000 सिलेक्शन दिए, 2000 दिए, सिलेक्शन सिर्फ बच्चा देता है। हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, दूसरों के कंपेयर में अच्छा पढ़ाया जा सकता है, मगर यार पेपर तुम देते हो, वो उस दिन तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें स्टोर होनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में स्टोर रखने के लिए तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग रेगुलर आओ और टाइम पे आओ। मेरी क्लास ना कभी लेट स्टार्ट होगी और ना कभी मिस होगी। यदि क्लास लगी तो मैं आऊंगा जरूर, ठीक है, और टाइम पे आऊंगा। आज भी मैं 8 बजे वहां बैच के अंदर था, वो आपका 1 है ना, तो 2 में मैं था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, मैं टाइम पे रहूंगा। आप यदि लेट आते हो तो फिर टाइम आपका किल होगा, फिर आपकी वजह से मुझे अपनी आदत खराब करनी पड़ेगी, लेट आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लो 50 बच्चा आ गया, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, वो आएगा थोड़ी देर बाद पूछेगा सर कैसे हुआ, या सर रिपीट कर दो। तो यार ये जो शुरुआत में बच्चे आ गए, या तो वो बेवकूफ है या हम है बेवकूफ है कि नहा धो के तैयार होके पहले आ गए। तो फिर हमें भी लगेगा यार चलो ये सब आ जाए तभी पहुंचो क्लास के अंदर। तो मैं टाइम पे रहूंगा, आप भी टाइम पे रहिए, मैं टाइम पे हमेशा मिलूंगा। क्यों? ना तो मैं आपका टाइम किल करना चाहता हूँ, मेरा तो टाइम मान लो बेकार ही है, क्योंकि मैं आ गया हूँ तो चाहे 4 मिनट पहले आऊँ या बाद में आऊँ, मेरे लिए तो बेकार की बात है। और वैसे तो मैं हमेशा हमेशा टाइम पे ही रहता हूँ, क्योंकि टाइम ही है जो तुम्हें देना है, वही 24 घंटे में तुम्हें सब कुछ करना है। तो तुम्हारे लिए टाइम कीमती है, मेरे लिए इतना कीमती नहीं है, क्योंकि आप दांव में फ्यूचर तुम्हारा लगा हुआ है दांव पे। मगर तुम्हारे फ्यूचर के साथ मैं किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करूंगा, मैं टाइम पे ही आऊंगा, आपका जरा सा भी टाइम किल नहीं करने दूंगा। हाँ, मगर उसमें जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनेगी। सर्दी है, आपको अपनी नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं यार हम कोचिंग पहुंच जाए। अरे यार किसने कहा है कि नहा धो के कोचिंग पहुंचना चाहिए? किसने कहा है? कहीं लिखा है? नहीं, तुम ऐसे ही आ जाओ यार। वो हमारे को होता है कि हाँ यार चलो इतनी पुरानी इमारत है, थोड़ा सा पेस्ट कर दे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी देखने में। तुम लोग तो यार सब अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट हो, तुमको नहा धो के आने की जरूरत है, तुम बस उठो भागाओ, बस टाइम पे आओ। हाँ, क्या हुआ? तो नहीं नहीं, तो आप उनसे ये बोलो कि सर आप हमारी शक्ल में क्या ढूंढ रहे हो? अब पेपर हम हाथ से देंगे भाई, पेपर हम हाथ से लिखेंगे, पढ़ेंगे दिमाग से, दिमाग किसी को दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो सर की बात है, ठीक है। तो आप इस बात पे फोकस रखें, बस टाइम पे रहे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। यदि देखो सिंपल सी बात है, देखो आपको थ्योरी आती है, देखो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप समझ जाओगे थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस होता है। आप में से हर बच्चे को ये पता है
कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। आप में से हर बच्चे को ये पता है कि स्कूटर, बाइक, एक्टिवा कैसे चलाई जाती है। हर बच्चे को ये भी पता है कार कैसे चलाई जाती है। एक एक्सीलेटर होता है, उसको बढ़ाना होता है, एक ब्रेक होता है, जब कोई सामने आए तो मार देना होता है, ठीक है, और एक गियर होता है जो चेंज करते रहना होता है स्पीड के साथ, है ना, ये सबको पता है। मगर कितने लोग हैं जो पहली बार में कार चला लेते हैं या स्कूटी चला लेते हैं या साइकिल चला लेते हैं? कोई नहीं। सबको थ्योरी आती है, मगर जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो सब फेल होते हैं और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके फिर सीख जाते हैं। वैसे ही होता है सब्जेक्ट, और उसमें से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, ये तीन तो ऐसे ही होते हैं। आप थ्योरी कर रहे हो, मगर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तुम पेपर में क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तुम्हें लग रहा है कि हाँ थ्योरी आती है तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर में जिस दिन आएगा उस दिन नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, ध्यान रखना। थ्योरी से कुछ नहीं होगा, थ्योरी से बस फील आएगा कि हम जानते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि अरे मैं तो जानता हूँ साइकिल कैसे चलती है, मगर चला नहीं पाओगे। ठीक है, मैं तो जानता हूँ कि हाँ कार कैसे चलती है, मगर चला नहीं पाओगे। वो बैलेंसिंग, वो सही समय पे ब्रेक मारना, सही समय पे गियर चेंज करना, वो जब तक प्रैक्टिस नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप उनको करोगे, और वो उसमें तीन जगह पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में। इन तीन जगहों पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बायो में और इनऑर्गेनिक में थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं कि उनमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, उनमें भी क्वेश्चन करने हैं, मगर कम होती है। अच्छा, उनके क्वेश्चन जल्दी हो भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं। अब हमारे में तो पता चला क्वेश्चन चल रहा है, अब सही चल रहा है नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता होता है। 4 मिनट बाद जब नीचे पहुंचे तो पता चला आंसर ही मैच नहीं किया, अब पता चला कि गेम हो गया है। फिर से ऊपर पहुंचो, फिर से समझो कहाँ क्या हुआ है, वहां क्या है, नहीं आ रहा है तो बस नहीं आ रहा है, हमारा टाइम नहीं किला है, हम अगले क्वेश्चन पे कूद गए। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है तब भी टाइम किला है, आ रहा है तब भी टाइम किला है, आ रहा है तो भी पूरा सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है तो पता तब चल रहा है आंसर जब मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। आप जब सीट लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे तो टाइम लगेगा, फिजिकल और फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा, मगर ये टाइम आपको देना पड़ेगा और टाइम दे के काम करो, ठीक है। और कोशिश करो कि सारे बच्चे टाइम पे रहे, और बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, सब आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लास में बैठे हो आपको सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, गारंटी मेरी। जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे होंगे वो भी तुम कर रहे होगे, ये भी गारंटी मेरी है। एमपीएस के क्वेश्चन भी तुम करोगे यदि ये वाली सारी चीजें तुम्हें याद रहती हैं, ध्यान रहते हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रहते हैं। उसकी जिम्मेदारी मेरे से लो कि यार सर हम समझेंगे, तुम समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, आएगा ही आएगा समझ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हाँ बस तुम सीरियस हो, पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ भी करो यार, सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर हाँ जब क्लास चल रही है तो क्लास पे फोकस रखो, क्योंकि मेरे पास भी इतनी एनर्जी नहीं है कि सबको शांत कराता घूमूंगा, बहुत कम एनर्जी यार, इतनी एनर्जी, इतना सुबह शाम तक काम करना होता है इतनी एनर्जी से। और एक आध क्लास नहीं है, 4 क्लास तो अभी तुम्हारे बैच में पढ़ानी है आज, 2 तुम्हारे में, 2 बगल वाले में, फिर अब सोचो ऑनलाइन है, वाईटी है, फिर इतने सारे काम है, तो उन सबको करना तो एक ही इंसान को है ना। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं यार आप ही लोगों के पास काम है, ठीक है, आप ही लोगों को पढ़ना लिखना है, अरे हमारे पास भी है, मगर इन काम को यदि एंजॉय करोगे तो आराम से हो जाएंगे, टेंशन लोगे तो परेशान लोगे। तो सब लोग स्टार्ट हो जाओ, चैप्टर चालू करते हैं, मस्ती से करते हैं, ठीक है। डेली टाइम पे आना, सब्जेक्ट मस्त कर दिया जाएगा, मगर टाइम पे आओ, रेगुलर आओ, टाइम पे आओ, रेगुलर आओ, जो कहा जाए करो। मैक्सिमम काम तो हम क्लास में ही करा देंगे, शॉर्ट नोट्स आपके क्लास में बनवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मैं क्लास में ही इतने सारे करा दूंगा। तो जो क्लास भी सीरियस करेगा ना, उसको बस फिर 2 घंटे 1 घंटे की घर में प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है, उसका काम अपना हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज तक फिजिकल केमिस्ट्री का हालचाल कैसा रहा है? डरा हो ना? चलो फिर आज और मजा करते हैं। चलो देखो, पहला चैप्टर चालू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर की स्टार्टिंग है मैटर से। मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से अभी तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है,
मगर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ना तो वो मेरा रिश्तेदार है ना नातेदार है, ना मैं पेपर आउट करा पाता हूँ, तो इसका मतलब नहीं आएगा ये हम में से किसी को नहीं पता है, आ भी सकता है। तो हम हर चीज के क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो किसी बुक में दिए हो या ना दिए हो, क्योंकि वो नहीं दिए हैं या दिए हैं वो हम डिजाइन कर देंगे अपनी तरफ से, लिख के मैं ले आता हूँ। तो आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आ गया तो तुम ये थोड़ी कहोगे चीटिंग हो गई यार, चीटिंग हो गई, अभी तक नहीं देते थे अब दे दिया, तो तुम्हारा तो फ्यूचर लटक जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखिए हर टॉपिक पे हमको क्वेश्चन करने। बुकों में नहीं दिए तो क्या हुआ, टीचर का काम ही है अपने स्टाइल से क्वेश्चन को डिजाइन करना, नए क्वेश्चन बनाना और करके लाना। तो हम हर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे और आराम आराम करेंगे एकदम मस्ती से। स्पीड आपको तेज लगे तो बताना, वैसे धीरी लगती है बच्चों को, बच्चों को हमेशा धीरी लगती है, वो कमेंट ही करते रहते हैं कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब उनको ये नहीं पता पुरानी इमारत है, स्पीड कैसे बढ़ाए। चलिए अच्छा, मजाक खत्म करते हैं, अब बात करते हैं मैटर की, कि यार मैटर होता क्या है। तो यदि कहा जाए कि मैटर क्या होता है, तो मैटर क्या है, गौर सुनना, छोटे छोटे पार्ट में डिफिनीशन को लेना है। मैटर क्या है, जिसके पास भी मास है और स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको मैटर कह देते हैं। जिसके पास भी मास है और स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको मैटर कह देते हैं। अच्छा, यदि मास है और स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो वो दिखेगा भी। क्यों? आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, मास है, जाके रेस टकराएंगी, फिर रेटिना पे आएंगी और एक फिल्म बनाएंगी, तो मास होगी तभी तो टकराएंगी। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो तो 100% मैटर है ही है, वो 100% मैटर है, मतलब जो नहीं दिख रहा है वो भी हो सकता है, मगर जो दिख रहा है वो सिर्फ मैटर है, वो और कुछ है ही नहीं। अब जो जो दिख रहा है सब मैटर है, देख लो, ठीक है, पेन दिख रहा है मैटर है, इसके पास मास है, मैं दिख रहा हूं मैटर है, मेरे पास मास है 71 kg का, है ना, तुम लोग सब लोग दिख रहे हो, तुम लोग मैटर हो, तुम लोगों के पास भी मास है, ठीक है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मैटर है। तो जिसके पास भी मास है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है। जिसके पास भी मास है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मैटर है। अब कोई गैस जैसे गुब्बारे में भर जाती है, दबाते हो दबता है, नहीं दबता है, एक लिमिट तक दबता है, उसके ज्यादा नहीं दबता। इसके अंदर क्या है, मास है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तभी तो स्पेस बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा है पूरी ताकत लगाने के पास भी। तो जिसके पास भी मास है वो सब मैटर है। तो इसका मतलब क्या है, एनीथिंग, ऐसा कुछ भी। डिफिनीशन लिखी हो तो थोड़ा उसमें चले। दैट है, मैं बोलता जा रहा हूं, जिसके पास ना लिखा हो ना वो लिखता जाए, और जिस वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास लिखा ही होगा, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड वैल्यूम। ऐसा कुछ भी जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसको यार हम लोग नाम देते हैं मैटर का। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये मैटर है, जिसके पास भी मास है वॉल्यूम है वो मैटर है। जैसे कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, कार, बाइक, स्कूटर, पंखा, टीवी, ठीक है, हम, तुम, पेन, ये सब क्या है, मैटर। तो कुछ एग्जांपल मार देते हैं, पेन हो गया, बुक हो गई, सर्वेसर हो गए, लो यार, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मैटर। अब जरा देखो, जिसके पास है वो मैटर और जिसके पास नहीं है वो नॉन मैटर। जिसके पास मास नहीं है और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर रहा है वो नॉन मैटर। तो मास है, वॉल्यूम है, मैटर। मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, नॉन मैटर। तो जिसके पास मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वो सब क्या हो गए, नॉन मैटर की कैटेगरी में आ गए। तो नॉन मैटर क्या है, ना तो भाई मास होगा और ना वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब लाइट है ना, लव, हाँ, तो हीट है ना, साउंड। अब जैसे जो दिख नहीं रहा है, देखो, ना तो प्यार दिखता है, कहते प्यार अंधा होता है, प्यार दिखता भी नहीं है, अंधा तो अलग होता है कि नहीं। हाँ, फीलिंग, हाँ, एनर्जी, मेमोरी, क्या, हाँ, इंथुजियाज्म, इतना बड़ा वर्ड बोला है, हम डर गए, हमने क्या बोला, ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहा था, हमने क्या लग रहा भाई मैंने ऐसा क्या गलत पढ़ा दिया।
कि टेंशन दे रहा है? अच्छा, तो जरा देखो, ऐसा कुछ भी जो ना मास हो ना वैल्यूम हो, अच्छा जिसके पास मास नहीं होगा वो दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब नॉन मैटर हमेशा नहीं दिखेगा। मास नहीं होगा तो पिक्चर कैसे बनेगी, है कि नहीं? मास है नहीं, पिक्चर बनेगी नहीं। क्यों भाई? फिल्म कैसे बनेगी, तुम्हें दिखेगा कैसे? फिजिक्स में बताया गया है कि भाई रेस टकरा के वापस आनी जरूरी है ना, टकराएंगी किससे जब मास ही नहीं है तो इसका मतलब नॉन मैटर जो भी होगा वो दिखेगा नहीं, ये एक बात तो कंफर्म है। ये बात तो कंफर्म है। मेमोरी दिखती है? नहीं। कहीं हमें दिखती है कि अरे हाँ यार ये 3 किलो मेमोरी चली जा रही है, ऐसा दिखता है? नहीं। प्यार दिखता है? नहीं। ये दिखता होता तो फिर आराम होता ना, मार थोड़ी पड़ती इसको। आराम से देख, अच्छा यहाँ प्यार दिख रहा है, यहाँ चलते हैं। वो वहां थोड़ी जाता जहां प्यार दिख नहीं रहा, मार खा के चला है फालतू में। ऐसा क्यों होगा? है कि नहीं? तो इससे कितनी सुविधा हो जाती बच्चों को, मगर नहीं हो पा रही है। तो क्यों? क्योंकि ये नॉन मैटर है। तो कोई भी ऐसी चीज जो नॉन मैटर होगा वो कभी दिखेगा ही नहीं, फर्जी चीज होती है वो सिर्फ दिखावे की चीज होती है कि हाँ है, रियलिटी में नहीं है। तो नॉन मैटर क्या है? ना तो मास होगा ना वैल्यूम होगा। ऐसी कोई भी चीज जो ना दिख रही हो ना स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, वो सब नॉन मैटर है। जैसे फीलिंग है ना, फीलिंग दिखती है नहीं, लव, एनर्जी, इमोशन, हीट। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हमें नहीं दिखते, है ना, मगर उनके पास मास है प्रभु, ठीक है, इसलिए वो मैटर है। मैंने कहा कि नॉन मैटर दिखेंगे नहीं, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर भी मैटर जो नॉन मैटर जितने नॉन दिख नहीं रहे वो सब नॉन मैटर है। मैंने ये कहा है कि नॉन मैटर नहीं दिखेंगे, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि जो जो नहीं दिख रहा है वो सब नॉन मैटर है ना? तो जरा समझ के रखना कि पता चला अच्छा मॉलिक्यूल भी नहीं दिख रहा है, एटम भी नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिख रहा है, प्रोटॉन भी नहीं दिख रहा है, छाप डाला सब उठा के, ऐसा नहीं। हाँ, तो जिसके पास भी मास है वैल्यूम है। अब देखो, एक लाइन में समराइज करते हैं। मास है, वैल्यूम है, मैटर। मास और वैल्यूम नहीं है, नॉन मैटर। ठीक है। अब एग्जाम्पल तो आपको मैंने कराए हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराते हैं जैसे थोड़ा सा समझ में आए। अब साउंड, अब इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, कौन दब गया? कोई दबा? आपको दिखा 2 किलो इधर गया, 3 किलो इधर गया, 5 ग्राम इधर गया, ऐसा कुछ दिखा? नहीं, है ना? या स्पेस ऑक्युपाई किया तो आज तक कमरा भर जाता। इतने दिनों से साउंड चला आ रहा है यहाँ, भाई हर क्लास होती है, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, हम तो चलो ठीक है एक निकलता है, तुम एक साथ बोलोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कितना साउंड आएगा जहां हम दब जाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ ना, तो ये वैल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है और ना दिख रहा है, मतलब ना मास है। तो साउंड क्या है? नॉन मैटर है। अच्छा, बुक तो बोझ में दबे ही है, आप और हम दबे ही पड़े। हीट, नॉन मैटर। तो पूछा क्या गया? मैटर। सी, क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कराया था, ये नहीं कराया क्योंकि ये मैंने अभी मंजिल में ही डिजाइन किया है। आप करो, हाउ मैनी एग्जाम्पल आर मैटर एंड नॉन मैटर रिस्पेक्टिवली। आराम से करिए, चश्मा लगा लो, नहीं दिखेगा नहीं। हाँ, हाउ मैनी एग्जाम्पल आर मैटर नॉन मैटर रिस्पेक्टिवली। तो पहला क्या है? फीलिंग। तो भाई फीलिंग तो हम लोगों को क्या है? नहीं दिखती है, नॉन मैटर है। पेन दिख रहा है, देखो। एनर्जी, एयर, एयर देखो वैल्यूम ऑक्युपाई करती है, आपको दिख नहीं रही है, मगर वेट भी है, वैल्यूम ऑक्युपाई भी करती है। आप देखिए आपके टायर में क्या है? एयर ही तो है ना? वैल्यूम ऑक्युपाई कर रही तभी तो फूला हुआ है। आप बंद उसको पिचकाओ, पिचकता है? नहीं पिचकता है। बैलून, बैलून में क्या भर रहे हो? एयर ही तो भर रहे हो। बैलून के पिचक रहा है? नहीं, इसका मतलब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो जब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो मैटर है। तो कितने मैटर है, कितने नॉन मैटर? 1 2 3 4। पहले क्या लेना? मैटर। 1 2 3। तो भाई 3 और 4 ए आंसर है, 3 और 4 ए आंसर है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखो होता क्या है, जैसे वन शॉट वाले बैच होते हैं, अब थोड़ा बताते हैं कि यार वन शॉट में भी सर लोग सारा कैसे करा देते हैं, इसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। मैंने क्या किया,
लॉन्ग बैच में ऐसा क्वेश्चन तैयार किया। अब वन शॉट में 10-12 एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। देखो कितने सारे एग्जाम्पल हुए, 3 और 7, तो एक ही क्वेश्चन हुआ, मगर लॉन्ग बैच के 4 क्वेश्चन के बराबर हुआ, क्योंकि उसको अलग से डिजाइन किया। यदि बुक से उठाऊं तो वही होगा, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। मगर यदि मैंने खुद डिजाइन कर दिया तो पीपीटी का वर्क होता है कि यार उतनी ही समय में, उसके कम समय में सारा कुछ कैसे करा दे कि बच्चे का परफेक्ट हो जाए, बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। तो देखो क्वेश्चन का डिजाइन चेंज कर दिया, जैसे मैक्सिमम एग्जांपल वो कर पाए, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन में वो ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो चलो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब तुम्हारी बात आ रही होगी क्लासिफिकेशन की। ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये नए क्वेश्चन बनाए हैं। अब पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ये आया। अब बात आती है क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो देखो मैटर के दो लौंडे, मतलब दो पुत्र, दो लड़के। तो मैटर के दो लड़के, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैटर के दो लड़के, एक का नाम प्योर सब्सटेंस और एक का नाम मिक्सचर। तो देखो यार, मैटर के दो लड़के, एक को नाम देंगे हम प्योर सब्सटेंस और एक को नाम देंगे मिक्सचर। एक को नाम देंगे प्योर सब्सटेंस, एक को नाम देंगे मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, जरा इसको समझना, ध्यान दीजिएगा। देखो मैटर है, जैसे मैंने कहा कि यार पानी की बोतल ये है। अब इस पानी की बोतल में देखो वाटर है, तो ये किसका कलेक्शन है, वाटर 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 वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दो मॉलिक्यूल, वाटर का 1000 मॉलिक्यूल, वाटर का लाख मॉलिक्यूल मिलके ये कलेक्शन बन रहा है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, सिर्फ वाटर वाटर वाटर। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब मान लो इसमें पानी ना होता, ठीक है, मान लो इसमें पानी ना होता, इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलेक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर इसमें भरी है तो क्या कोई दूसरी गैस होगी? तो इसका मतलब ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो ये भी क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये सोडियम का बना हुआ पेन है, सिर्फ सोडियम का। तो सोडियम 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 सोडियम, सिर्फ सोडियम ही तो होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो यदि कोई मॉलिक्यूल या कोई मेटल लिखा है तो वो सब प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइप के एटम या मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन से मिलके बना हुआ मैटर है, उसमें दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन ऑब्लिक एटम। सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो वो प्योर सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन है तो यार हाइड्रोजन गैस ही तो होगी उसमें, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, कोई दूसरी गैस तो नहीं आ सकती। इसका मतलब वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस है। सोडियम सॉलिड, सिर्फ सोडियम 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 का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, ऐसा कुछ भी, ऑक्सीजन गैस प्योर सब्सटेंस है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस होता है। अच्छा, अब जरा देखो दूसरा लड़का कैसा है। ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। जैसे एयर। अब यदि मैं 1 लीटर एयर ले लूं, सपोज करो इसमें 1 लीटर एयर है, बताओ जरा, एयर तो 1 लीटर एयर है तो इसमें नाइट्रोजन भी होगी,
इसमें हाइड्रोजन भी होगी, इसमें ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, वाटर वेपर भी होगा। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर। ये क्या हुआ? मिक्सचर। आपने 1 लीटर या 1 केजी एयर लिए, तो 1 केजी एयर में कितनी गैसें हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, SO2 है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? मिक्सचर। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल एलपीजी, जो आपके गैस घर में जलती है ना, जितनी भी तरह का गैस फ्यूल है जो आपके सिलेंडर में है, एलपीजी, तो एलपीजी किसी एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है? नहीं। आप कहते हो उसमें ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है ना। तो कई टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है वो एलपीजी गैस। तो वो क्या है? मिक्सचर है। वो कैसा है? मिक्सचर। सर्दी है, गर्मी है, डीओ डालते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है? पानी भी है, कलर भी है। तो कलर यार पानी से तो नहीं आया होगा, कुछ तो मिलाया ही होगा तुमने। ठीक है, ठीक है। फिर मीठा भी लगता है हल्का सा, तो चीनी नहीं भी डाली होगी, गैस भी कोई निकलती है। तो इसका मतलब कई चीजों का कलेक्शन है। इसका मतलब वो क्या है? मिक्सचर है। तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? मिक्सचर है। चाय मिक्सचर है, पानी भी डालते हो, दूध भी डालते हो, चाय पत्ती, चीनी, जाने क्या क्या डालते हो, तो वो भी क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है? एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिल्क से बना तो प्योर सब्सटेंस, और एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना तो मिक्सचर। क्लियर है? चलो भाई, तो यदि क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिख लेते हैं। हाँ बेटा, एक बार सोच लो, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ बेटा, देखो, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, H2O कहाँ पे हो? हाँ बेटा, क्या था ये? आप पढ़ो, देखो लिखा क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर। मॉलिक्यूल तो वही है ना, H2O 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 H2O। वो चेंज हो रहा है? नहीं। मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बना है, आप ये कह रहे हो, यही तो कह रहे हो। तो मैंने ये कब कहा है? मैंने कहा है मॉलिक्यूल का कलेक्शन, सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो वाटर ही है ना, मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना बेटा, कहां है ना, मॉलिक्यूल तो नहीं चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल तो वही है, इसलिए वो क्या है? प्योर सब्सटेंस, है ना। अब आप जो पूछ रहे हो उसमें अभी कैटेगरी आएगी, तब आएगा कि यदि प्योर सब्सटेंस का मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो उसको कंपाउंड बोल दो, और सेम एटम से मिलकर बना है तो इसको एलिमेंट बोल दो। तो देखो, मॉलिक्यूल नहीं चेंज होना चाहिए, वो किससे मिलके बना है, एक से मिलके बना है, 100 से मिलके बना है, 10 से मिलके बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कलेक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, 3 आइटम से मिलके बना है, मगर मॉलिक्यूल तो सेम है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, प्योर सब्सटेंस। H2SO4 का कलेक्शन, मॉलिक्यूल तो सेम है, H2SO4 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 H2SO4, प्योर सब्सटेंस। और जैसे ही कह दिया इक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मिक्सचर, इक्वस मतलब वाटर भी है और H2SO4 तो ही है, तो अब वो मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पानी भी मिला दिया आपने। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को हम प्योर सब्सटेंस बोल देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना है या 1000 एटम से मिलकर बना है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, बस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो अब आप चाह रहे होगे कि क्वेश्चन करोगे, मानोगे तो नहीं, बताओ। हाँ, मैट मिक्सचर। अब देखो, एयर मिक्सचर है, मैगी, एक से ज्यादा चीजें पड़ती हैं, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट में नमक भी है, पानी भी है, तो एक से ज्यादा चीजें हैं, तो ऑल होगा। अब लिखना भी है? नहीं, क्वेश्चन नहीं, थ्योरी थ्योरी लिख लो, क्वेश्चन भी लिखो, ऐसी बात नहीं है, तो अलग से लिख लेना पीपीटी में, क्योंकि काफी क्वेश्चन करा देता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस? अब जरा देखो, मैं ही बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलेक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या कोई दूसरा हो सकता है? इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंस। तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। अब ये भी प्योर सब्सटेंस है सिर्फ सोडियम का, ये भी प्योर सब्सटेंस, ऑल आ जाएगा। नहीं, प्योर CO2 लिक्विड है तो है तो वो CO2 का ही कलेक्शन। इक्वल सोल्यूशन ऑफ CO2 मिक्सचर है, मतलब तुमने पानी मिलाया भाई, वो तो फिजिकल स्टेट है। अब जैसे सोडियम है तो है फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड है ना, है तो सिर्फ सोडियम का ही कलेक्शन। CO2 गैस है तो सिर्फ CO2 का ही कलेक्शन। अब इस गैस को आप कंडेंस कर दो। मैंने CO2 गैस 1 लीटर है, सुनना सब लोग, 1 लीटर CO2 गैस है, इसको कंडेंस करा दिया तो अब वो लिक्विड CO2 हो गया। अब बताओ इसमें मॉलिक्यूल किसका है? क्या वाटर का मॉलिक्यूल है? अरे अच्छा, नहीं नहीं, इस बच्ची का कंफ्यूजन समझ गया। इस बच्ची का मतलब है कि लिक्विड का मतलब वाटर होगा जरूर, इसके दिमाग में ये है। तो बता देता हूँ, लिक्विड एक फिजिकल स्टेट है। हर एक चीज लिक्विड हो सकती है, हर एक चीज, हम भी लिक्विड हो सकते हैं। हाँ, तो लिक्विड एक फिजिकल स्टेट है। तो नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये चल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यदि इसका टेम्परेचर कम करते चले जाएं तो ये सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। तो ये जो लिक्विड बना ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड बना है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये लिक्विड फेस चेंज कर दिया आपने, मगर ये मॉलिक्यूल किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के। तो CO2 क्या होगा? प्योर सब्सटेंस तब भी रहेगा। आप जब उसमें पानी मिला दोगे तो आप बोल दोगे इक्वल सोल्यूशन ऑफ CO2, तो अब पानी भी है और CO2 भी है, तो दो टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, अब वो मिक्सचर में चला जाएगा। ठीक है ना? तो फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, उसका लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या करना है हमें सिर्फ ये देखना है कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है या नहीं, फिजिकल स्टेट का लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? हाँ भाई। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मास है, देखो जिसके पास मास होगा तो वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करेगा ही करेगा, है कि नहीं? मास है तो वॉल्यूम तो ऑक्युपाई करेगा ही करेगा। तो ऐसा होगा ही नहीं कि एक चीज हो, एक होगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। एक होगा, अब जैसे गैस है, मान लो कार एयर है, एयर दिख तो नहीं रही है, हाँ, लाइट नॉन मैटर है। लाइट में आप कब मास करते हो कि 3 किलो लाइट दे दो भाई, आप पावर बोलते हो, वाइट पावर दो। फोटॉन को जो हम लोग लेते हैं, ये फोटॉन ना, फोटॉन को जो आप कहते हो एनर्जी पैकेट कहते हो। फोटॉन इज ए एनर्जी पैकेट, क्वांटा, लाइट के क्वांटा को फोटॉन बोला जाता है ना? तो इतना कम मास होता है कि हम सिर्फ उसको एनर्जी पैकेट एज्यूम करते हैं। एनर्जी पैकेट एज्यूम करने की वजह से हम उसको नॉन मैटर में डाल रहे हैं। ठीक है ये, मगर जब हम उसको फिजिक्स में ले जाते हैं तब वहां मास कंसीडर करके रखते हैं, तो वो उनका है, मगर आप इसको नॉन मैटर की कैटेगरी में ही डालोगे। इलेक्ट्रॉन को आप कभी नहीं कहते हो कि वो वेव फॉर्म है, आप उसको एज ए पार्टिकल एज्यूम करते हो। आप ये नहीं कहते हो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी पैकेट है, नहीं कहते हो। आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके पास ये मास है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है। मगर फोटॉन को आप क्या कहते हो? क्वांटम थ्योरी के हिसाब से कहते हो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट है। तो जब आप उसको एनर्जी पैकेट बोल रहे हो इसलिए हम लोगों ने उसको नॉन मैटर में डाल दिया, क्योंकि वो एनर्जी पैकेट है। अच्छा, अब हम लोग कहां पे थे? ये क्वेश्चन करो, पढ़ाया हुआ है ना अभी? हाँ, पढ़ा रखा है, इस पे करेक्शन कर लो। आंसर बताओ, प्योर सब्सटेंस और मैटर। तो पहला कौन है? एयर। एयर, मिक्सचर, कोल्ड ड्रिंक, टी, प्योर सब। तो मिक्सचर हो गए 4, प्योर सब्सटेंस हो गए 3। क्लियर है? क्लियर? जैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है उस तरह के क्वेश्चन में डिजाइन करके आपको करा दे रहा हूं सारे।
अच्छा, अब बात आ जाती है, कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने कहा कि मैटर के दो लड़के, एक मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की भी भाई शादी होगी तो उसके भी लड़के बच्चे होंगे, तो उसके भी दो लड़के, मतलब दो बच्चे कर देता हूं, है ना। तो देखो, प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, प्योर सब्सटेंस के दो लड़के, एक का नाम है एलिमेंट, एक का नाम है कंपाउंड। तो भाई एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट है और दूसरा क्या है, कंपाउंड। अब मुझे एक बात बताना, एलिमेंट जो होगा एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस के अंदर है। कंपाउंड एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्रभु किधर हो प्रभु, ये प्योर सब्सटेंस के अंदर है, तो जब प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन है ना। अब जैसे हेडिंग पड़ी है बॉयज, अब बॉयज के नीचे आ गए एक टीचर्स, एक आ गए स्टूडेंट, तो दोनों बॉयज ही रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा टीचर्स गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट बॉयज, ऐसा नहीं होगा ना। तो यही तो है, ये क्या है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड है, तो ये दोनों ही एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन होंगे, है कि नहीं। अब डिफरेंसेस फिर क्या है, वो उस बच्चे का क्वेश्चन जो था वही डिफरेंस है ना। क्या पूछा था बेटा तुमने, क्या नाम था बेटा, आर्यन। तो देखो, आर्यन का जो क्वेश्चन था वही डिफरेंस है। यदि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन का मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट, यदि वो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बना है तो हम बोल देते हैं एलिमेंट। जैसे देखो, हाइड्रोजन सेम एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन सेम एटम से मिलकर बना है, हीलियम गैस सेम एटम से मिलकर बना है, तो ये सब एलिमेंट बोल दिए गए। अब वही क्वेश्चन जो उसका है, यदि एक ही टाइप के कलेक्शन का मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। जैसे वाटर, वो वाटर ही बोल रहा था कि दो एटम से मिलकर बना है ना, CO2, ठीक है, SO2, H2SO4, ग्लूकोज, ये सब डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने, तो ये सब कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा है ना। डरो नहीं, कोई जिसको ना समझ में आए पूछते रहो, मेरा काम ही है पढ़ाना बताना, ठीक है। तो आपको पूछ कुछ भी सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज किसी को भी नहीं आ सकती है, डाउट कुछ भी हो सकता है। मुझे डाउट हो जाता है कि यार ये वीडियो गेम मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, अब पिक्चर को थोड़ा सा दिमाग में सेट करते हैं। मैटर, मास है, वैल्यूम है, मैटर, मैटर के दो लड़के, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मिक्सचर, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन का मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बना है एलिमेंट, डिफरेंट एटम के मिलके बना है कंपाउंड, है ना। अब तुम जिद करोगे कि क्वेश्चन करूंगा, करो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है और एक ही टाइप के एटम से मिलकर भी बना है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, और ये तो मिक्सचर है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मगर डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है। अच्छा, ये बताओ, एलिमेंट कह रहा है तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन हो और सेम एटम से मिलके बनाओ, O2। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ा लेते हैं। अब देखो, अब इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करने का समय आ गया है। देखो, मैंने कहा मैटर,
मैटर के दो लड़के, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के दो लड़के, एलिमेंट, कंपाउंड। लगता है मोदी जी की योजना लगी हुई है, दो से ज्यादा नहीं हो रहे, इनके भी दो उनके भी दो। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जरा देखो, अब गौर समझो, चलो मजाक खत्म करते हैं। देखो, मैटर क्लासिफाई हुआ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई हुआ एलिमेंट कंपाउंड में। अब बात आती है यहां पर, ये भी पढ़ा देता हूं, पूरा हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर के अंदर है। क्लियर है ये बात? अच्छा, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पहली लेयर से लेके लास्ट लेयर तक एक जैसी दिखनी चाहिए, पहली लेयर से लेके लास्ट लेयर तक एक जैसी दिखनी चाहिए। इसको कहते हैं होमो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहली लेयर से लेके लास्ट लेयर तक एक जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप पानी में शक्कर डाल दो, चीनी, और घोल दो, उसके बाद छोड़ दो 2-4 मिनट, सोल्यूशन जो बना, आप देखो पहली लेयर से लेके लास्ट लेयर एक ही जैसी दिखती है, पानी जैसी। ऐसा नहीं होता है कि वो अलग अलग दिख रहा हो कि नहीं यार ऊपर ज्यादा गाढ़ा है नीचे कम गाढ़ा है, ऊपर ग्रीन है नीचे येलो है, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी तरह पानी में आप मिट्टी मिलाओ, घोल दो, पूरी ताकत से घोल दोगे तो एक जैसा दिखेगा, 2 मिनट छोड़ दो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर है, नीचे ग्रे कलर आ रहा है या ब्राउन कलर आ रहा है या मिट्टी आ रही है, हमको साफ साफ डिफरेंस पता चल रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा, है ना। पानी में पेट्रोल डाल दो, पानी में ऑयल डाल दो, तो अलग अलग है, पानी में पेट्रोल डालोगे ऊपर दिखेगा, पानी में ऑयल डालोगे ऊपर दिखेगा, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पानी में ग्लूकोज डाल दो और मिला दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होमोजीनियस, और जो नहीं है वो हेट्रोजीनियस। तो देखो ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सॉल्यूशन में, और ये नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? तो यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजीनियस। हाँ हाँ, नहीं, चाशनी में बैठता है ना। देखो इस बच्चे का क्वेश्चन सबको बता दो, ये कह रहा है सर पानी में शुगर घोलोगे ना शुगर नीचे बैठ जाता है। एक्चुअल में वो शुगर तब बैठता है जब टेम्परेचर कम कर दो, तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज करने लगती है, तो शुगर नीचे आ जाता है। आप शुगर चाहो तो पानी से अलग भी कर सकते हो, क्योंकि जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो नॉन वेलेटाइल है, तो पानी यदि वेपराइज हो जाएगा तो अपने आप शुगर शुगर बचेगा। तो जो हलवाई होते हैं ना, वो चाशनी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब चलो हलवाई गिरी के देखते हैं, चाशनी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बताता हूँ, सबके काम आ सकता है कभी भी, है कि नहीं? सब डॉक्टर ही थोड़ी बनेंगे। तो देखो हलवाई गिरी सीखते हैं, तो जब जैसे चाशनी बहुत हो गई तो वो करते क्या है, उसको कढ़ा, वो जो बड़ी सी कढ़ाई होती है उसमें डालते हैं और बस चढ़ा देते हैं, और फिर उसको ऐसे ऐसे करते रहे तो पानी वेपराइज होता रहता है। और जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो नॉन वेलेटाइल है, मतलब वो वेपराइज नहीं होता है। तो पानी जब वेपराइज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा तो फिर से शुगर वापस आ जाएगी, फिर उसको बहुत बिल्कुल वो बिल्कुल शुगर जैसा हो जाता है, फिर उसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर से शुगर बन जाता है। बस वो कलर जो होता है ना, क्योंकि चाशनी में वो कलर मिला देते हैं, तो जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर में नहीं आएगी, वो उसी तरह से कलर में आएगी, येलोइश सॉरी पिंक या ब्राउन कलर का आ जाएगा, मगर वो फिर से शुगर बन जाएगा।
तो जो तुमको याद है ना, इनको फ्रिज के अंदर की चाशनी याद है, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो फिर चाशनी कुछ शुगर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। मगर यदि हम नॉर्मल देखें कि हाँ भाई ये पानी है, अब इस पानी में आप 1-2 चम्मच शुगर मिला के घोल दो तो नीचे नहीं आएगा, है ना, तो नीचे नहीं आएगा। अब एक्सेस में डाल दोगे तो हर सोल्यूशन हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्यों? एक्सेस एक लिमिट के बाद वो सॉल्युबल होता ही नहीं है, और लिमिट के बाद सॉल्युबल नहीं होगा तो सॉलिड अलग दिखेगा, सोल्यूशन अलग दिखेगा, तो हेट्रोजीनियस चला गया। तो जर्नल बात है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस। तो अब हमारी पूरी पिक्चर क्लियर हुई। मैटर मास है, वॉल्यूम है, मैटर है, दो लड़के, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस के दो लड़के, कौन? स्मेल, नॉन मैटर। भाई स्मेल जो है, स्मेल में देखो आपने, स्मेल टर्म नॉन मैटर है। अब स्मेल में आते हैं पार्टिकल, है ना भाई, जो पार्टिकल आएंगे तो वो पार्टिकल किस चीज के हैं? यदि वो पार्टिकल मॉलिक्यूल से बने हैं किसी तरह के तो वो मैटर में आ जाएंगे, और ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है भाई। स्मेल को होती है किसी तरह की एक गंध आ रही है तो इसका मतलब वो किसी तरह की गैस होगी, किसी तरह की गैस होगी, है कि नहीं। तो यदि वो किसी तरह की गैस का कलेक्शन आ रहा है, जैसे आप लैब में करते हो, तो लैब में क्या है, आप जब, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल हम लोगों ने किया है रोटेनिक स्मेल, H2S का, है ना। अब वो H2S गैस आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, सूंघ रहे हो, तो वो H2S एक मॉलिक्यूल है। मगर तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि H2S, तुम्हें ये कहना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ H2S। तो कलेक्शन ऑफ H2S यदि एब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो हमारा मैटर है। अब सिर्फ टर्म स्मेल बोल रहे हो तो यार स्मेल सिर्फ टर्म, तो वो तो खाने में भी आती है ना, हर चीज में आती है। तो किस तरह की बात है, यदि वो स्मेल किसी गैस का कलेक्शन है तो वो कलेक्शन की बात करोगे तो वो हमेशा मैटर होगा, क्योंकि स्मेल किसी ना किसी गैस की होती है ना। हाँ हाँ, तो यदि कलेक्शन की बात करोगे कि वो कलेक्शन, स्मेल का कलेक्शन क्या है, तो वो मैटर है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा किसी गैस का होगा। जैसे अमोनिया का कलेक्शन, कि जैसे नाले आले के पास अमोनिया की महक आती रहती है, तो वो जो तुमने यूज किया तो वो कलेक्शन ऑफ स्मेल, ये स्मेल जो आ रही है वो किसका कलेक्शन है, तो स्मेल जो है वो हमेशा गैस का कलेक्शन होगा, गैस का कलेक्शन होगा तो मैटर की कैटेगरी में चला जाएगा, वो मैटर की कैटेगरी में चला। अब जैसे हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क तो मैटर है, लोहे की बनी होती, मार दो। पेन ड्राइव मैटर है, मगर पेन ड्राइव की अपनी एक मेमोरी है, कितना स्टोर कर सकते हो, तो टर्म मेमोरी क्या है, नॉन मैटर। मगर हम पूछते हैं हार्ड डिस्क बताओ, हार्ड डिस्क तो मैटर है, पेन ड्राइव बताओ, मैटर है, दिखती है, वजन है, सब कुछ है ना। तो आप ये जैसे टर्म बोलने की तरीके का डिफरेंस आया है। स्मेल, अब जिस चीज की स्मेल है, जैसे किसी ने कहा कि स्मेल का कलेक्शन, मतलब जिस चीज की स्मेल आ रही है वो मॉलिक्यूल किसका कलेक्शन है, तो वो हमेशा मैटर ही होगा। तो ऐसा कोई टर्म नहीं आता है, जब भी टर्म आता है तो वो पूरा क्लियर करके देंगे, कंफ्यूजन वाला वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई यदि वो कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हो, तो हम भी कंफ्यूज ही होंगे ना। तो पूरी क्लियर पिक्चर लिख के देते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन देंगे, देखो मैं बताता हूँ, यदि इस पर क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसा बनाएंगे। जैसे मान लो मैं फॉर्म करूँ तो मैं ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करूंगा कि यार, कि घर में खाना बनना है, या रोटेन एग वाला ही ले लूंगा, कि लैब में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एक रोटेन एग की स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, तो ये जो स्मेल है ये किसका कलेक्शन है, और इस कलेक्शन को क्या कहेंगे, मैटर, नॉन मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो आप कहोगे हाँ यार ये कलेक्शन है तो ये मैटर है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की स्मेल मॉलिक्यूल से ही आएगी, तो मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो मैटर है। मगर उसको डिफाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा डिफाइन कर दो। आधा अधूरा डिफाइन करोगे तो तुम क्या, हमसे ही नहीं निकलेगा भाई। क्वेश्चन जब प्रॉपर पूछोगे तभी तो प्रॉपर आंसर आएगा, है ना। वो कौन है, अब यार क्या जाने वो कौन है, अब इंडिकेशन तो दो कि वो कौन है, तब हम बता देंगे हाँ ये अफलातून है कि नहीं। अब तुमने कहा वो कौन है, अब मैं क्या बताऊं वो कौन है। चलो अच्छा, अब आ गई बात बच्चों के क्वेश्चन की, तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो।
होमोजीनियस, पेट्रोल, ऑयल, ये सब अलग से दिखाई देते हैं पानी में, ऐसा नहीं होता है कि सेम लगते हो। तो ये क्या है, होमोजीनियस। अब आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देता हूं, जो लेटेस्ट बनाया है, ये मैंने अभी मंजिल में कराया है। मंजिल में कुछ नए क्वेश्चन बनाए थे, वो क्वेश्चन जो मैंने बनाए थे वो 1 साल पहले हैं, जो पिंक वाले हैं ना वो 2 साल पहले के हैं। आराम से करो, सबको आंसर देना है और सही देना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे ज्यादा तुम्हें आता हो पहले उसको टिक किया करो। जैसे हमको पता है कि यार एलपीजी गैस मिक्सचर है, तो हम पहले इसको पकड़े कि भाई ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, और ये भी मिक्सचर है। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पड़े, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल पड़े, मिक्सचर है। तो इसका मतलब इसका आंसर है सी का आंसर पी क्यू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दो कट गए अपने। अब जो भी तुम्हें सही से आता हो, एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट, और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बना हो तो। सबका सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई सही चल रहा है, हैं? आवाज घिसी तो नहीं है? क्या था, आवाज कैसी है, पुरानी है, फटी फटी, पुरानी है सर, ऐसा कुछ था, क्या था भाई फिर से बताओ। क्वालिटी नहीं है, हाँ यार घिस गई है, 20 साल हो गए यार, अब कैसे क्वालिटी आएगी। चलो एक और धमाकेदार क्वेश्चन दो, करो भाई। बताइए सब लोग। बी, 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 हाँ भाई छापेलाल, बी। कैसे भी आएगा, जरा रुक जाओ सब लोग, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, ये छापने में लगे थे। बी तुम्हारे हिसाब से बताओ कैसे? हाँ कहां से शुरू करें, यहां से बताएं, पहले इसको बात करते हैं। डी क्या है, डी का मैच किससे करो, नॉन मैटर, तो डी का आएगा 5, डी का 5, तो ये दोनों कट गए, है ना? तो ए और बी बचा। तो चलो देखो, ये आंसर इसका मैच है 5, है ना? तो ये उड़ गए। अच्छा, अब देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो ना, तो इनको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका बताता हूं। आप ये देखा करो, जैसे ये उड़ गया, अब बचे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस आंसर है? जैसे देखो, इस सब में डिफरेंस है वैसे तो कोई भी एक ऑप्शन और सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म है कि नहीं? कोई भी एक सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये मिक्सचर है कि नहीं? अब रुक जाओ, अब मैं कर देता हूं यार। पहला देखो, अब एक एक कर, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना है कंपाउंड, तो 2। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है प्योर सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है एलिमेंट, ठीक है? तो 2 और 3। अच्छा, अब सी का देखो, एयर, एयर क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन, मिक्सचर 1, ये 5 हो ही गया है। अब देखो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर है, मगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए होमोजीनियस। ये देखो, ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन मैचिंग में पूछ सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा मैटर नॉन मैटर थ्योरेटिकल है, तो क्वेश्चन अच्छा कैसे बनाया जाए, टफ कैसे बनाया जाए, तो उसको मैचिंग में डाल दिया कि चलो हम मैचिंग में डाल के ऑप्शन बना देते हैं और उसका क्वेश्चन करा देते हैं।
तो अब हम लोगों ने इतनी बातें कर ली, मैटर क्या है, नॉन मैटर क्या है, ये सारी बातें आपकी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है जरा देखो, इफेक्ट। इफेक्ट आप एक बार मुझे ये बता देना, क्लास खत्म कितने बजे होती है? 11:30, 11:15, अच्छा ठीक है, अभी बहुत टाइम है अपने पास, टाइम है। अच्छा देखो, किसी को कोई डाउट? अच्छा, क्या क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस की हम लोगों ने? थ्योरी बराबर की, स्पीड तेज तो नहीं है, क्लियर है? बस यही स्पीड से पढ़ना है और इतने ही क्वेश्चन हर बार करने हैं, इतने ही क्वेश्चन हर बार करने हैं। मतलब जो भी सब टॉपिक होगा उस पर क्वेश्चन जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि, हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन यदि आप नहीं करते हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि यार कैसे पेपर को सॉल्व करें। आप देखो डिफिनीशन कितनी इजी है, मास है, वॉल्यूम है, मैटर है, नहीं है, नॉन मैटर है, देखने में तो इजी है, मगर जब क्वेश्चन आता है तो सोचना पड़ता है यार ये जो टर्म लिखा है इसके पास क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन हर चीज में करना बहुत जरूरी है। थ्योरी कर करके निकल गए तो खुश तो रहोगे तुम भी, क्योंकि थ्योरी समझना बहुत आसान होता है, तो खुश तो बहुत रहोगे, मगर जब पेपर आएगा तो लटक जाओगे, क्वेश्चन होंगे नहीं, गलत गलत ज्यादा होंगे। तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन थ्योरी, क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन। अब मैं पहले थ्योरी पढ़ा दूं फिर क्वेश्चन पढ़ाऊं तो उसमें दिक्कत क्या है कि कोई सब टॉपिक मिस हो गया, ठीक है, पता चला उस समय हमें थ्योरी याद ही नहीं है, अभी थ्योरी की उसके क्वेश्चन किए तो दिमाग में काफी कुछ सेट हो गया। अभी हम 2-3 मिनट का भी रिवीजन मार देंगे ना तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ यार, क्यों? क्योंकि इतने बार मिक्सचर की डिफिनीशन रिवाइज हुई, इतने बार प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन रिवाइज हुई, इतने बार एलिमेंट की डिफिनीशन रिवाइज हो गई, इतने बार कंपाउंड की रिवाइज हो गई, तो थोड़ा बहुत तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी गई है इसके बारे में सारी, और इसी फ्लो को हम चलते चलते करते चले जाएंगे। बस क्लास में यदि कोई बच्चा ईमानदारी से कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बैठा अच्छा सब बताएंगे तब हम देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप पेन चलाओ, गलत सही जो कच है चलाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलेगा तब सही है, हमारा दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि पेपर में तुम्हारा ही दिमाग चलना है। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो, गलत करो, सही करोगे तो फिर हमारी जरूरत कहां पड़ेगी, तो गलत करो, जो भी करते हो करो और उसका आंसर बता दो, चाहे वो गलत हो या सही, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर इंटेंशन तुम्हारा सही हो कि तुमने उसके लिए क्वेश्चन किया और क्वेश्चन के आंसर किया। इससे जानते हो क्या होगा, 70-80 क्वेश्चन तो तुम्हारे क्लास में ही तुमने कर दिए ना, तुमने भी अटेम्प्ट किया ना, अकेले हमने थोड़ी किया। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा चैप्टर अच्छा होता चला जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी, तुम्हें ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी दिमाग में बातें स्टोर हो रही होंगी, क्योंकि तुम लड़ाई कर रहे हो डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की क्लास के अंदर, और ऑन इन एवरेज मैं एक क्लास में 12 से 17 क्वेश्चन करा देता हूँ, जितना मुझे पता है। तो 12 से 17 क्वेश्चन तो डेली होंगे ही होंगे क्लास के अंदर। अच्छा चलो अब इस पे आते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, किन चीजों पे फिजिकल स्टेट का इफेक्ट पड़ता है, अब उसको करते हैं। तो जरा देखो किन चीजों पे फिजिकल स्टेट का इफेक्ट आएगा, किन पे नहीं आएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे ना मोल के और बाकी के, तो वहां कहीं कहीं क्वेश्चन को फंसाने के लिए फिजिकल स्टेट यूज कर देते हैं। तो अब गौर से सुनिए, जैसे मास है, अब बताना मैंने क्या किया, मेरी बोतल किधर है, ये मान लो 100 ग्राम पानी है, अब मैंने इसको वेपराइज कर दिया और एक भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाने दिया, तो 100 ग्राम पानी को यदि वेपराइज कर दोगे तो कितने ग्राम पानी रहेगा, 100, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, है कि नहीं? तो मास ना तो बनेगा ना बिगड़ेगा, इसका मतलब जितना है उतना ही रहेगा। तो आप फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो कभी मास में चेंज नहीं आएगा। 100 ग्राम पानी है, उसको मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो भी 100 ग्राम रहेगा, उसको मैंने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो भी 100 ग्राम रहेगा। तो 100 ग्राम पानी हमेशा 100 ग्राम ही रहेगा, इसका मतलब मास जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे फिजिकल स्टेट कोई भी चल रहा हो। तो यदि हमसे कभी किसी क्वेश्चन में कह दिया गया कि 10 ग्राम पानी है, उसको वेपराइज करा दिया, तो उस वेपर का वेपर प्रेशर बताओ, तो हमें मास लेना है वेपर का, तो वो 10 ही ग्राम होगा, क्योंकि पानी 10 ग्राम लिया है तो वेपर भी 10 ही ग्राम बनेगी, है ना? तो इसका मतलब है मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ो। अब ये पानी जो है मान लो 1 लाख मॉलिक्यूल से बना है, अब इस पानी को वेपराइज करा दिया, वेपर बन गई, अब मॉलिक्यूल कितने, 1 ही लाख।
1 ही लाख है। क्यों? आपने मॉलिक्यूल को वेपराइज कराया है, आपने उनके बीच के कोई बॉन्ड थोड़ी ब्रेक किए, बस वेपराइज कराया। जैसे अभी हम लोग क्या है, सॉलिड फॉर्म में ऐसे हैं, अब हम लोग गैस फॉर्म में चले जाए तो अब मैं कोई 3 पार्ट में तो डिवाइड नहीं हो रहा हूँ, तो मैं एक था एक ही रहा, बस मेरा फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। तो इस जितने बच्चे थे, मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 रहेंगे, बस उनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है ना। तो पानी का आपने फिजिकल स्टेट चेंज किया है, एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी था, एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी है। जितने 1 लाख थे 1 लाख रहेंगे, नंबर थोड़ी चेंज होंगे, है कि नहीं? तो नंबर और मास दोनों इसका मतलब फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, है कि नहीं? यदि 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, उनको फ्रीज कर दो तो क्या 4 हो जाएंगे? है कोई बैंक में थोड़ी डालना है कि डबल हो गए, है कि नहीं? तो 2 थे 2 ही रहेंगे, और यदि वेपराइज करा दिया तो भी 2 ही रहेंगे। तो इसका मतलब यदि ये बात मैं लिख दूं तो कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा, है? मानोगे तो नहीं? मान भी जाओ तो क्या फर्क है, पेपर तो तुम्हें देना है। तो इसका मतलब मास और नंबर, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। मुन्ना समझ में आ रहा है? गुड। अब एक तो तुम जिद्दी बहुत हो, अब कहोगे क्वेश्चन दो, है ना? तो देंगे, किधर है भाई? बताओ 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 बताओ। 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर? ऑप्शन सही है, तुम्हारी मन की आंखें जो है ना, आप देखो मन की आंखों से देख रहे हो, दिख रहा है, यही है। तुम लोग जो है कभी कभी कोई क्वेश्चन का ऑप्शन सिर्फ मन की आंखों से दिखता है, अब देखो प्रॉपर दिखेगा। अब कितना आएगा? क्यों? फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। चलो भाई, मानोगे नहीं तो एक और कर लो। 100 ग्राम मॉलिक्यूल बताओ। बी बी बी, लड़ लो लड़ लो लड़ लो। फिर गड़बड़ किया। अरे भाई मन की आंखों से देखो, है ये क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यार जो हमारा मास है और नंबर है, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब और आते हैं, कौन है जो करता है, अब उस पे चलते हैं। अब जरा देखो इसकी बात करते हैं। ऐसा क्या जरूरत होती है कि आप डीओ जो होता है आप उसको लिक्विड के फॉर्म में स्टोर करते हो, जबकि वो हमको यूज तो गैस के फॉर्म में करना है। तो यार डीओ की इतनी बड़ी बोतल बना दो ना भाई। लिक्विड जो होता है वो छोटे स्पेस में स्टोर हो जाता है, गैस को स्पेस ज्यादा लगता है, और हमें 100 ग्राम की बोतल बनानी है, 100 ग्राम का गैस स्टोर करने के लिए बड़ा बर्तन लगेगा, तो कंटेनर बड़ा लगा तो एक तो खर्चा बढ़ेगा, ऊपर से उसको कैरी करना भी टफ होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं, और जैसे ही प्रेशर मारते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू गैस के फॉर्म में आता है। तो यदि लिक्विड को गैस में ले जाओगे या लिक्विड को सॉलिड में ले जाओगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। और कैसे आएगा आपको अभी दिखा देते हैं। आप देखते हो कि एक परफ्यूम की बोतल होती है या डीओ की बोतल होती है, इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब अभी उसने कितना स्पेस घेर रखा है, इतना। एक बार छोड़ दो, यहां छोड़ोगे वहां तक आ रही है, तो यदि मॉलिक्यूल वहां पर भी है, मॉलिक्यूल वहां पर भी है, मॉलिक्यूल वहां पर भी है, तो उसने कितना स्पेस कवर कर रखा है, रूम के बराबर, है ना? तो अब तो स्पेस बहुत बड़ा कर दिया ना, वॉल्यूम तो उसने बहुत बड़ा कर दिया। तो इसका मतलब यदि हम फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी। यदि 10 ग्राम हमने CO2 को, सॉरी तो वैसे ही गैस होता है, 10 ग्राम वाटर को वेपर स्टेट में ले गए तो उसका मास नहीं चेंज होगा, नंबर नहीं चेंज होगा, मगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यदि 10 ग्राम वाटर का मास 5 ml था
तो अब 10 ग्राम वाटर वेपर का वॉल्यूम पता नहीं कितना होगा, वो तो कैलकुलेट करने पे आएगा जो भी हम डाटा देंगे, मगर 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। यदि वॉल्यूम दे के वो फिजिकल स्टेट पे जंप मार रहा है तो फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल स्टेट चेंज हुई तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ये बात क्लियर हो रही है कि वॉल्यूम जो होगा फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और यदि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो लिख दे, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। अब डिपेंड करता है तो कैसे करता है, बात यहां फंसेगी कि भाई बढ़ेगा घटेगा कैसा होगा। तो जरा देखो, अब आपकी बात आती है तो गैस का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम। गैस का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। वही 10 ग्राम यदि गैस फॉर्म में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वही 10 ग्राम गैस से लिक्विड में आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो और वॉल्यूम कम हो रहा है। ये जर्नल फॉर्म है। जर्नली क्या होता है? गैस का सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का, ठीक है। एक दो केस हैं जहां पर ये रूल नहीं लगता है, एक वाटर और एक गैलियम होता है, वो तो इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, मैं अपने काम की चीज पढ़ा देता हूँ। वाटर, वाटर में ऐसा नहीं होता है, उसका रीजन है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब लिक्विड वाटर में, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा टफ भी है तो पहले समझ लो। वैसे इनऑर्गेनिक हो गई है ना, तो इनऑर्गेनिक तो केमिकल बॉन्डिंग हुई है ना, तो बस सर ने बता दिया होगा, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो ये एक वाटर है, ठीक। अब यदि ये वाटर लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में है तो एक वाटर जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे, ठीक। मगर देखो कहीं पर भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है मगर क्लोज नहीं है, वैकेंट स्पेस स्पेस, ये लिक्विड फेज में है। अब जब यही वाटर सॉलिड स्टेट में जाता है तो देखो क्या करता है, जब सॉलिड स्टेट में जाता है तो ये टेट्राहेड्रल क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब ऐसा, मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूं जैसे आप मेरी बात को बस समझ पाओ। देखो ऐसा, अब ये बन गई कैविटी, कैविटी के मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। एयर क्या है? ट्रैप हो जाएगी। और एयर क्या है? मैटर, तो स्पेस घेरेगी तो स्पेस बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप फ्रिज में जाके जब पानी लगाते हो तो पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका लेयर ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। और इसीलिए आपने न्यूज में या छोटे जब थे तो एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जीएस में कि सर्दियों के दिनों में पाइपलाइनें फट जाती हैं। सर्दियों के दिनों में पाइपलाइनें फट जाती हैं, अपने यहाँ की नहीं फटती हैं, यूरोप की और इधर रसिया की फटती हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर, क्योंकि सर्दी हुई तो पानी जमा, अब पानी जमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के लिए जगह ना मिली तो फाड़ फोड़ तो देगा ही वो, है कि नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है। तो जब आप लिक्विड से सॉलिड में गए तो सॉलिड में जाने पर क्या होता है? कैविटी बनती है, और कैविटी बनने से क्या होता है कि उस खाली जगह पे जाके एयर ट्रैप हो जाती है। अब क्या है? एयर का वॉल्यूम भी है और वाटर का वॉल्यूम भी है, तो अपने आप वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए वाटर सॉलिड का वॉल्यूम वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चा इस जगह पे एक कंफ्यूज रहता है कि यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है, तो ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंस किस बात का है? ये तो ये क्वेश्चन में जो आंसर लिखा होता है ना, ये अधूरा लिखा होता है यार। अब वो किसी ने छाप दिया तो सब छापे चले जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है इसमें भी है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुआ? आपको प्रॉपर आंसर लिखना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्लोज होती है और उसमें ओपन होती है, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी, आंसर कैसे हुआ? ये तो फर्जी बात है पूरी, दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक कैविटी बनती है, क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, उस क्लोज स्ट्रक्चर में एयर ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से
वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? अब वाटर का वॉल्यूम प्लस ट्रैप एयर का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के वॉल्यूम से तो ज्यादा हो गई क्योंकि एयर का वॉल्यूम भी शामिल हो गया है और ये एक मेटल है। तो चलो ये वाला काम भी हमने निपटा लिया। तो वाटर के केस में ध्यान रखना, हमें कहीं जरूरत पड़ जाए तो हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे, वैसे बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत रेयर। केमिकल बॉन्डिंग में इसका क्वेश्चन रहता है। तो देखो हमें तीन बातें समझ में आ गई ना। क्या? नंबर और मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, वॉल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, गैस का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। एक केस में सॉलिड का लिक्विड से ज्यादा होता है, वो बता दिया है। इसी तरह का काम होता है गैलियम का भी, एलिमेंट है पी ब्लॉक का। हाँ बेटा, नहीं, चिलेट का मतलब होता है साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक क्लोज रिंग, तो साइक्लिक रिंग बनने का मतलब एयर ट्रैप हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कम क्यों हो जाएगा, है ना, चिलेशन। मगर ये बात तभी कहोगे जब वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही हो। अब ऑर्गेनिक में हम चिलेशन करके वो एसिडिटी बेसिडिटी कम कर रहे हैं, उसमें वॉल्यूम बढ़ने और घटने का काम ही नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन के ऊपर। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। 8 ग्राम वाटर लिक्विड ऑक्युपाई 500 ml वॉल्यूम, इफ होल वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है तो सेम नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस फेज इज ग्रेटर देन 500 ml, है ना। तो ये देखो, तो देखो इतने क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर से ध्यान दो। अभी जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तो इसके आगे पढ़ाएंगे आपको, तो जो जो पेज हटाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, मैं हटा देता हूं, नहीं तो आपको पीपीटी में इतने क्वेश्चन दिख जाएंगे। मैंने क्या किया, पुराने वाले ना करा के नए वाले करा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तुमको कई करा चुका हूं पिछली क्लास में, तो मैंने इस बार जो नए क्वेश्चन बनाए थे वो वाले कराए आपको। अभी जब खत्म हो जाएगा ना सारा सिलेबस, तो तुम लोगों को वो भी कराऊंगा, प्रैक्टिस अलग से, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन दूंगा नए। देखो नए क्वेश्चन जब आता है ना बच्चे के पास, उसको सोचना पड़ता है। बुकों में कर रखा है, कॉपियों में कर रखा है, पीवाईक्यू में कर रखा है, तो उसको रटा होता है, वो टिक कर देता है। और पेपर में मोस्टली नया क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट वही होता है मगर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो कोशिश मैं करता हूँ कि नए क्वेश्चन कराऊं तो बच्चों का दिमाग में खुद से सॉल्व हो, क्योंकि रटा रटाया होगा नहीं, लैंग्वेज देखी नहीं होगी, तो वो खुद दिमाग लगाएगा। खुद दिमाग लगाता है तो रुकता है दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ देर के लिए, कि हाँ यार ये कैसा लिखा हुआ है, मैचिंग, वो भी मैटर में मैचिंग दे रहा है, तो सोचता है वो, और फिर वो सोचता है तो समझता है, उसके दिमाग में चीजें रुकती है। आपके दिमाग में शाहरुख खान, कटरीना कैफ क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि उनके बारे में सोचते हो, है नहीं, सोचो नहीं रुकेंगे। तो बस यही हमें भी करना है। चलो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा कोई क्वेश्चन है सर? ये क्या है, डी आएगा? भाई मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने बस टिक कर दिया, तुम लोग कह रहे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इज फिजिकल स्टेट? अरे दोनों आएंगे भाई। डेंसिटी क्या है, ये चेंज नहीं होता है, ये तो चेंज होता है। तो जब ये चेंज होगा तो अपने आप ये चेंज होगा, है कि नहीं? तो दो आंसर होंगे, सी और डी। क्लियर है? तो अब जरा देखो, अब मैं जब इसके बाद क्लास में आऊंगा तो इसी जगह से स्टार्ट करूंगा। फिजिकल स्टेट वाला प्रोसेस खत्म कर लिया है, अब स्टार्ट होगा मोल। आपको बस अपनी जिम्मेदारी ये निभानी है कि क्लास में रेगुलर रहना है, और क्लास में जब भी रहो क्वेश्चन जरूर करो जो बोर्ड पे दिए जाए। गलत करो, सही करो, मगर करो जरूर। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ होती जाएगी, तो आपको घर में कम पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ कोई डाउट आए, दिक्कत आए तो बताना, दिक्कत आने नहीं देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मस्त पढ़ेंगे, मस्त पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अभी कुछ देर में। ओके बच्चों, बाय बाय। ये यार इनका